ये 10 साल की सज़ा 7 लाख रुपए। एक चीज़ बताइए, अगर 10 साल की सज़ा हम काटेंगे तो हम गाड़ी क्यों चलाएंगे? और चलिए मान लिया 10 साल की सज़ा भी काट लेंगे तो 7 लाख रुपए अगर हम देंगे तो हम ड्राइवरी क्यों करेंगे? तो मैं सभी ड्राइवर भाइयों से कहना चाहता हूँ, मेरा नाम विमल तिवारी है, कन्नौज का रहने वाला हूँ। भाइयों, लाइसेंस जो है वो 10 साल के लिए वैलिड की गई, 5 साल के लिए की गई, रिन्यूअल कराई गई, सब कुछ काम होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर जेल जाना कन्फर्म कर दिया गया तो लाइसेंस की कोई वैल्यू नहीं। ये कानून अगर लागू हो गया तो एक साइकिल वाले से लेके एक प्लेन वाला भी दोषी है। दूसरी बात, ये बीमा कंपनियों का षड्यंत्र है। बीमा कंपनी जनता का पैसा खा के सरकार को देना चाहती हैं, कुछ परसेंट आपको देंगे, आप चुनाव लड़िए। क्योंकि अगर जब बीमा कंपनी पैसा नहीं भरेगी फिर बीमा किस बात का। मैं सबसे हर एक वक्त से यही कहना चाहता हूं, अगर ये कानून लागू हो गया तो आपके बच्चे भूखों मरेंगे, आप जेल में रहेंगे। क्योंकि जानबूझ के कोई एक्सीडेंट नहीं करता, कोई किसी को नहीं मरना चाहता। मंदिरों में पुजारी नियुक्त करोगे तो पांडे जी को तो नियुक्त करोगे, मौर्य जी को थोड़ी कर दोगे, किसी चमार भंगी को थोड़ी। मैं साफ साफ कह दूं, उसके लिए आप बना तो दोगे तमाम चीजें, लेकिन उसको आप नियुक्ति नहीं दोगे, उसको आप सम्मान नहीं दोगे। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और बेटियों के साथ रेप भी कर देते हैं और वो सजा भी उनको नहीं मिलती, मौज से घूमते रहते हैं। सरकार कहीं ना कहीं उनके बचाव में आ जाती है। अनेक कांड हुए, अब हम किन किन का नाम ले, तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। इस व्यवस्था में बड़े बदलाव लाने की जरूरत है। और अभी जो तैयारी की बात करते हो, किसानों ने खेत बेच बेच करके बच्चों को पढ़ने के लिए कोटा राजस्थान भेजा। देखो कितने बच्चों ने आत्महत्याएं कर लिया, क्योंकि भाई घर से भी ताना मिलता, जमीन भी बिक गई, तुम क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। और आखिर ये है क्या? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के निषाद और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों हम प्रयागराज में मौजूद हैं और बता दें कि हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के एक सिपाही हैं। दरअसल इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सिर पे आप देख पा रहे होंगे हरी और सफ़ेद कलर की टोपी लगाकर ये लोग क्यों आखिर कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं कुछ मतलब कि कई तरीके से सरकार से अपनी कुछ मांगे जो है पारित करवाने की मांग कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दों पर जो है ये लोग अपनी बातें रख रहे हैं। दरअसल इनका क्या कुछ मामला है, ये इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार मौर्य, मैं प्रदेश अध्यक्ष किसान मित्र एसोसिएशन रहा। मैं राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष भारतीय किसान मित्र महासंघ भारत के पद पर कार्य किया। मैंने किसान मित्रों की लड़ाई को लंबे समय तक लड़ा है। 1998 में किसान मित्र योजना का आरंभ किया गया था। बाद में 2005 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इस योजना को आगे बढ़ाया। उसके बाद बहन जी ने कहा कि 1000 रुपये मानदेय पर इन किसान मित्रों को हम नियुक्ति देंगे। पूरे प्रदेश में 52,000 किसान मित्रों की नियुक्ति की गई। जब हम लोगों ने आंदोलन किया कि साहब ये 1000 रुपये मानदेय बहुत कम है, तो उन्होंने कहा कि साहब इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे। पूरे प्रदेश के 52,000 किसान मित्रों को बेरोजगार कर दिया गया। लंबे समय तक हमने लड़ाई लड़ी है, 20-25 साल हमारे इसमें खर्च हो गए, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंगता। चाहे व्यवस्था में कोई भी सरकार रही हो, लेकिन वो किसानों, मजदूरों, गरीबों, दलितों के हित में काम नहीं करती। इसीलिए हम लोग मजबूर होकर के यहाँ पर आज प्रयागराज की धरती पर 17, 18, 19 3 दिवसीय चिंतन शिविर करने के लिए आए हैं कि आखिर कहाँ कमी रह गई, हमसे क्या गलती हो गई जो हमारी सुनवाई नहीं होती। जबकि हमारी मांग जायज़ है, हमारी बात जायज़ है, किसी को अपनी बात रखने का पूरा हक होता है। इस लोकतांत्रिक देश में ऐसे कैसे तानाशाही चल रही है कि अगर हम अपना हक मांगते हैं तो हमें नहीं दिया जा रहा, दुत्कारा जा रहा है, हम पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, हमसे जूते से बात की जा रही है, हमें अपमानित किया जा रहा है। और ये कौन से लोग हैं जो इस देश पर शासन कर रहे हैं? तो हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये देश अब वास्तव में लोकतांत्रिक देश बचा ही नहीं। हमारे दिमाग में तो है कि साहब लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ तानाशाही चल रही है, यहाँ मनमानी चल रही है, यहाँ हम पर ही नहीं भगवान पर भी मनमानी चल रही है। जब हम चाहते हैं भगवान को ले आते हैं, जब चाहते हैं भगवान को हटा देते हैं, जब चाहते हैं लोगों को बुलाते हैं, आपको दर्शन करने का परमिशन है, आपको दर्शन करने का परमिशन नहीं है, आपको यहाँ निमंत्रण है, आपको यहाँ निमंत्रण नहीं है। अगर हमारे भगवान है तो हमको वहाँ मिलने से रोक कौन रहा है? यानी ये भगवान ही हमारे नहीं है। तो ये भगवान जो है वो ये वर्तमान सरकार के बनाए हुए भगवान है। अगर हमारे राम अब तक थे तो हम बेबाकी से जब जी चाहता था जाते थे और दर्शन करते थे, किवाड़ खुलते थे, अपनी एक व्यवस्था थी। लेकिन न्योते से अगर हमको बुलाया जाए और जिसे निमंत्रण ना दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये गलत बात है, हम इसके खिलाफ हैं। कहीं ना कहीं सर आप राम मंदिर के बारे में कह रहे हैं, ऐसे इशारे में लग रहा है। नहीं, राम मंदिर पे क्या इस समय चल ही रहा, पूरा देश राम में हो गया। ये जादूगर लोग हैं, सब पे जादू
जादू कर दिया है। सब लोगों को ये आस्था के साथ खेल करके जानते हैं, ये इनकी कमजोरी है, ये हमारे लोगों की कमजोरी है। क्योंकि गांव का किसान सहज होता है, सरल होता है, उसके अंदर भावनाएं होती हैं, वो क्रूर नहीं होता, वो निष्कपट होता है। क्रूर तो ये नेता होते हैं, दुष्ट प्रकृति इनकी ऐसी होती है, ये गंदी मानसिकता के लोग होते हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और बेटियों के साथ रेप भी कर देते हैं, और वो सजा भी उनको नहीं मिलती, मौज से घूमते रहते हैं। सरकार कहीं ना कहीं उनके बचाव में आ जाती है। अनेक कांड हुए, अब हम किन किन का नाम लें, तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। इस व्यवस्था में बड़े बदलाव लाने की जरूरत है। 70% आबादी अगर गांव के किसानों की है, मजदूरों की है, ये देश किसानों का है भाई, ये मजदूरों का देश है। गांधी जी कहा करते थे देश के विकास का रास्ता गांव के गलियारों से होकर गुजरता है, तो किसानों की सुनी नहीं जा रही है। जो ये उद्योगपति लोग हैं वो मालामाल होते जा रहे हैं, गांव के लोग और गरीब होते जा रहे हैं। ये आखिर कौन सी व्यवस्था चल रही है कि जिनके पास जमीनें थी बिक गई, वो बेचारे बेघर हो गए, लाचार हो गए। अब उनको 5 किलो गन्ना दिया जा रहा, वो दिया जा रहा गल्ला, तब जाके वो जिंदा है। तो ये व्यवस्था आ गई है कि आज जो किसान अन्नदाता है वो कटोरा लेके झोला लेकर के भिखारी की तरह राशन की दुकान पे खड़ा हुआ है। ये व्यवस्था, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरो लोगों। अच्छा सर, महिला सशक्तिकरण के बारे में आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब मान लीजिए कुछ लोग तो हर पार्टी में जो है अच्छे बुरे होते हैं, अब उन लोगों ने किया तो पार्टी ने तो सिखा नहीं दिया। आप जो है सीधा आपका इशारा बनारस वाली घटना पे है, सोनभद्र के विधायक जो दुद्दी विधानसभा के हैं उन पर है, या फिर कुलदीप सेंगर पर? नहीं, मैं सारी पार्टियों की बात करूंगा, मैं सिर्फ एक दल की बात नहीं करूंगा। मैं तो पुराना भाजपा ही रहा हूं, आज का नहीं। मैं इतना बड़ा था तब से जय श्री राम के नारे लगाता रहा, भाजपा के लिए काम करता रहा। लेकिन मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि भाजपा हमारी सुनती नहीं। मैं क्या करूं? मुझे तो लगता है कुछ लोगों के लिए, उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है या फॉरवर्ड लॉबी के लिए काम कर रही है। अगर साफ साफ कह दे भाई, दलित और पिछड़ा जो हमेशा झंडा कांवर ढोता रहा, उसका आप सम्मान नहीं कर रहे हो, हमेशा यूज कर ले रहे हो। मंदिरों में पुजारी नियुक्त करोगे तो पांडे जी को तो नियुक्त करोगे, मौर्य जी को थोड़ी कर दोगे, किसी चमार भंगी को थोड़ी। मैं साफ साफ कह दूं, उसके लिए आप बना तो दोगे तमाम चीजें, लेकिन उसको आप नियुक्ति नहीं दोगे, उसको आप सम्मान नहीं दोगे। तो ये साफ दिखाने का कुछ और है, करने का कुछ और। यहाँ पर मैं आपको टोकूंगा। आपने कहा कि जब आप लोगों को वो पंडा बना देंगे तो फिर दान कौन चढ़ाएगा? दान भी चढ़ाने वाला वही है। तो दान चढ़ाए, दान हम लोग चढ़ाएंगे। जो हमने बेचारे दो थोड़ा अनाज, आप देखते हैं ना, ये हमारे पंडा लोग आते हैं गांव में, कहते हैं इतना अनाज दे दो, वही तो मेरे पास होता है, वो भी तुम ले लो। 5 किलो तो लेते थे, वही बचा के रखा था, वो भी तुम ले लो। तो हम तो भूखे मर जाए, फाके हो जाएंगे हमारे, क्योंकि शिक्षा से आपने हमको पहले से ही वंचित रखा है। इतने फिल्टर लगा दिए हैं कि कहीं दलित का बच्चा, पिछड़े वर्ग का बच्चा कहीं पढ़ लिख के आगे ना निकल जाए। इसीलिए तो ये 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए में एक MBBS की तैयारी हो पाती है। और कर भी ले, अगर वो MBBS की तैयारी कर ले, बीटेक कर ले, वो इंजीनियर बन जाए, तो उसको जॉब कहाँ मिल रही? सारे बेरोजगार बनकर के सड़कों पे घूम रहे हैं। और अभी जो तैयारी की बात करते हो, किसानों ने खेत बेच करके बच्चों को पढ़ने के लिए कोटा राजस्थान भेजा। देखो कितने बच्चों ने आत्महत्याएं कर लिया, क्योंकि भाई घर से भी ताना मिलता, जमीन भी बिक गई, तुम क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। और आखिर ये है क्या? असल में रोजगार के अवसर देने के बजाय लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह करके वोट लेने की राजनीति आने वाले 24 में यही सब ये लोग करेंगे और ये फिर से जीत जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। हम लाख कोशिश कर लें, ये जनता है ना, ये सरल लोग हैं, सीधे साधे, भावना में बहने वाले लोग हैं। इसलिए विवश होकर के हम लोग चिंतन शिविर 3 दिन का कर रहे हैं। कोशिश ये है कि कम से कम इनको चेता तो दें। हम ये नहीं चाहते ये बदल जाए, लेकिन इनकी मानसिकता बदल जाए। हमको भाजपा से, सपा से, बसपा से कोई द्वेष नहीं है। ये अपनी मानसिकता को ठीक कर लें, गरीबों के प्रति इनका नजरिया ठीक हो जाए, किसानों के हित में काम करें, मजदूरों के हित में काम करें। हम आपके साथ हैं साहब, कोई बात नहीं। अच्छा सर, जैसा कि राम मंदिर में इन दिनों उत्सव का पर्व चल रहा है, आस्था का पर्व चल रहा है, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में प्रत्येक देश का, देश कोई भी हो, उस देश का प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ऐसे में जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए बहुत सारे बड़ी बड़ी हस्तियों को निमंत्रण दिए जा रहे थे, अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को निमंत्रण पहले नहीं दिया गया था। हो हल्ला होने के बाद जब इस बात की चर्चाएं चलने लगी, तब उनको बाद में आमंत्रित किया गया। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए भाई, सीधी सीधी ये राजनीति है, वोट की राजनीति है। ये भाजपा वालों का बहुत बढ़िया खेल है, बहुत पुराना खेल है। वो सफल भी हो गए, इसमें पूरी तरह कामयाब भी हो गए, और ये उसी का पार्ट है और कुछ भी नहीं है। ये जिधर की देखते हैं हवा बह रही है, उसी को डाइवर्ट करके कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेते हैं। ये इनकी पुरानी मानसिकता और सोच है, और ये बड़े कामयाब लोग हैं, ये जादूगर लोग हैं। लोगों के मन को काबू में करने का काम इनका रहता है। इसीलिए देश इस हालत में चला जा रहा है, गर्त में जा रहा है। देश
देश बर्बाद हो रहा है। तो ये हमें दिखाई आप दे रहा है। इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसको आप राजनीति के दृष्टिकोण से देख रहे हैं या आस्था के दृष्टिकोण? देखिए, आस्था सबकी भगवान के प्रति है। जो जिस धर्म में पैदा हुआ है उसकी उसके प्रति आस्था है, लेकिन ये भगवान का राजनीतिकरण होना, मैं इसके खिलाफ हूँ। ये ठीक नहीं ये राजनीति है। बिल्कुल 100%। अगर ये राजनीति है तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस राजनीति को लेकर लोकसभा चुनाव 2024 में पारंगत पा पाएगी? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, ऐसा ही माइंड डाइवर्ट कर देंगे। और अभी तो सिर्फ ये राम का मुद्दा है। जब देखेंगे कि इसमें हमको कामयाबी नहीं मिल रही तो अभी दिखाएंगे कि ये पाकिस्तान से हमारा खतरा बढ़ गया, पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया। इस तरह की तमाम चीज़ें अभी उछालेंगे और जो आम आदमी है, जो कॉमन मैन है, उसका दिमाग डाइवर्ट करके ये वोट ले लेंगे और फिर से सत्ता में आ जाएंगे। ये मुझे पता है। चलिए ठीक है, तो ये रहे इनके भाव विचार। बने रहिए हमारे साथ खबरों में, कुछ और लोग बागे उनसे मिलाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हमारे साथ और कुछ भारतीय किसान यूनियन के नौजवान सैनिक हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल वो क्या अपनी व्यथा हमारे और आपके सामने रखते हैं। क्या शुभ नाम हुआ भैया? मेरा नाम सत्यवान झा है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति से। कहाँ से हैं आप? फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद से हैं। प्रयागराज में क्या कर रहे हैं इस ठिठुरती ठंड में? सिपाही अगर ये सोच के डर जाए कि सर्दी है, गर्मी है, तो मुझे नहीं लगता उस देश में कुछ हो सकता है। तो हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ आए, इकट्ठे हुए हैं। हाँ। जो हमारा दर्द है जी। वो हम ज्ञापन के जरिए सरकार को बयां करेंगे। हाँ। कि सरकार अपनी अभी भी आंखें खोल ले, भी वक्त है। किसानों को खून चूसना बंद करे जी। और जो गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, उनको गुमराह ना करे, उनके लिए कुछ काम करे ज़मीनी स्तर पे, कागज़ों पे नहीं। क्योंकि जो भी सरकार काम कर रही है वो कागज़ों पे हो रहा है। और जब जब चुनाव आता है तभी ढेर सारी योजनाएं निकाल दी जाती हैं गरीबों के लिए, आपको ये दिया जा रहा है, आपको ये दिया जा रहा है। क्योंकि वो बेचारे उनके फाइल, पन्ने और कागज़ों बनाने में लगा रहता है। तब तक चुनाव का टाइम आता है, उनने चलो यार मोहर लगा दो, हो सकता है इस बार काम हो जाए। और काम उसका तो नहीं होता, लेकिन जिसके मोहर लगती है उसका हो जाता है। क्या लगता है भैया, अभी एक बार जब आप लोग धरना दे रहे थे गाजीपुर में, उसके बाद से प्रधानमंत्री नतमस्तक तो हुए थे आप लोग उस समय, लेकिन अभी क्या रह गया है कि फिर से आप लोग जो है? आपने भेड़िए को देखा है? भेड़िया जब फंसता है तो वो गुर्राता नहीं, वो अपने आप चुपचाप अपने नीचे मुंडी डाल के निकल जाता है। उसे लगता है इसमें शांत रहना अच्छा है, फिर वो बाद में दोबारा से अपना झुंड इकट्ठा धीरे धीरे करना चालू कर देता है। ये जो लॉलीपॉप दिया गया है, जब उन्हें पता लगा आंदोलन विकराल हो रहा है, हिंसा भी हो रही है, लोग मर भी रहे हैं, नहीं हट रहे हैं, तब उस तानाशाह सरकार ने 2 कदम पीछे खींचे हैं, सिर्फ किसानों को बहलाने फुसलाने के लिए, वहाँ से हटाने के लिए। अभी तक कानून वापस नहीं लिए, यथास्थिति वही है। अच्छा। हाँ, कानून वापस नहीं हुए? नहीं हुए हैं, ना लिखित में हुए ना कुछ, कि हाँ आश्वासन दिया है कि हम वापस करेंगे। अच्छा भैया, चलिए ठीक है, आपने बात छेड़ दी तो एक बात मेरे दिमाग में आ गई। आपने कहा कि कानून वापस नहीं लिए हैं, ठीक उसी तरह से अभी एक नया कानून आया है, हिट एंड रन। सुना है आपने? हाँ सुना है। 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना। बचाएगा अगर तो 5 साल की सज़ा काटेगा। तो उनको आश्वासन दिया गया है, यानी कि जो केंद्रीय गृह सचिव हैं अजय भल्ला जी, और साथ में अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस भी समझौता हुआ है कानून वापस लेने के लिए, और उसमें सहमति भी जताई है कि 1-2 महीने स्टे रखा गया है, इसको होल्ड करके रखा गया है। इसके बाद जब कभी लागू होगा तो परामर्श करने के बाद आपको क्या लगता है कि कानून वापस होगा? ये कानून अगर लागू हो गया तो एक साइकिल वाले से लेके एक प्लेन वाला भी दोषी है। दूसरी बात, ये बीमा कंपनियों का षड्यंत्र है। बीमा कंपनी जनता का पैसा खा के सरकार को देना चाहती हैं, कुछ परसेंट आपको देंगे, आप चुनाव लड़िए। क्योंकि अगर जब बीमा कंपनी पैसा नहीं भरेगी फिर बीमा किस बात का? बिल्कुल, बीमा मत करो आप, फिर आप बीमा क्यों कर रहे हो? बीमा के नाम पे लोगों को लूट क्यों रहे हो? करोड़ों रुपए लूट रहे हो आप, क्यों लूट रहे हो? ये सिर्फ बीमा कंपनियों की चाल है, पूंजीपतियों की चाल है। क्योंकि बीमा कंपनियां सब प्राइवेट सेक्टर में जा रही हैं, बड़े बड़े पूंजीपति होल्ड कर रहे हैं। सरकार पूंजीपतियों की है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। इसमें आप भी दोषी हैं, हम भी दोषी हैं, और उस प्रधानमंत्री का जो गाड़ी चलाता है वो ड्राइवर भी दोषी है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि एक प्रकार से बीमा कंपनी के साथ समझौता है, जो पूरा दोषारोपण ड्राइवर के ऊपर मर दिया गया। बिल्कुल मर दिया गया, बहुत बड़े घोटाले की साजिश है। और देखना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन हुआ तो सबसे बड़ा घोटाला कोरोना काल का घोटाला निकलेगा, जिसमें मास्क और सैनिटाइज का घोटाला होगा। अच्छा, सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा। सरकार ईमानदारी से काम करेगी तो सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने कहा कि हमारे कानून को वापस नहीं लिया गया था, सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया था, तो वही ड्राइवरों के साथ होने वाला है या कानून वापस? वही ड्राइवरों के साथ होगा।
और मैं तो सभी उस बिंदु में मैं भी आता हूँ, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, चाहे बाइक चलाता हूँ। मैं सबसे हर एक व्यक्ति से यही कहना चाहता हूँ, अगर ये कानून लागू हो गया तो आपके बच्चे भूखों मरेंगे, आप जेल में रहेंगे, क्योंकि जानबूझ के कोई एक्सीडेंट नहीं करता, कोई किसी को नहीं मरना चाहता। जो भी होता है गलती से होता है। इस कानून को लागू किया तो देश का हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक दोषी है, और इस कानून के खिलाफ ड्राइवर ही नहीं, आप लोग भी रोडों पर आइए, इसका विरोध करिए। भैया मैं आपके पास आता हूँ पुनः। थोड़ा सा ये भाई कुछ ज़्यादा ही बीच में बोल रहे थे, इनसे भी जान लेते हैं। आप रहिएगा, अभी आपसे बातचीत करते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही उतला रहे थे। ये क्या परेशानी है आपकी ड्राइवर को लेकर? जब मैं ड्राइवर की बात करता हूँ तो आप बीच में उछल पड़ते हैं। आपकी क्या परेशानी है? परेशानी मेरी तो बस इतनी है, ड्राइवर को थोड़ी दिक्कत है। आप ड्राइवर हैं क्या? जी। अच्छा, तभी जो है चिरमिटा रहे हैं, आगे आए। ये भैया ड्राइवर है, बताइए अपनी समस्या बताइए थोड़ा। समस्या तो आपको मालूम ही है, आपसे बेस्ट हमें तो पता है, आप भी बता दीजिए। आप भी हो सकता है गाड़ी चलाते हो। हाँ, गाड़ी चलाते हैं। तो सरकार ने जो किया है वो आपको तो अच्छी तरह से मालूम होगा, थोड़ा बच के चलाते होंगे। कभी आप चाहते हैं जानबूझ किसी के ऊपर चढ़ा दें? ये तो कोई नहीं चाहता है? ना तो मैं ना आप। नहीं चाहते ना जी। फिर ये जो सरकार ने ये काम किया है वो चीज़ सरकार को पता होनी चाहिए। ड्राइवर तो उनके पास भी होते हैं। हाँ। होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब है कि ये कानून हित के लिए नहीं है। हित के लिए ये नहीं है। हाँ। ये क्या होना सरकार चाहिए? को नहीं करना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये 10 साल की सजा 7 लाख रुपए। एक चीज़ बताइए, अगर 10 साल की सजा हम काटेंगे तो हम गाड़ी क्यों चलाएंगे? और चलिए मान लिया 10 साल की सजा भी काट लेंगे तो 7 लाख रुपए अगर हम देंगे तो हम ड्राइवरी क्यों करेंगे? अब हमारे जो कुछ ड्राइवर भाई लोग हैं वो लोग कहना भी चाहते हैं, इस बात को कहते भी हैं। हालांकि कुछ सरकार ने माना है इस चीज़ को, कहा भी है कि हाँ ये हम ऐसा करेंगे, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि वो करेंगे नहीं। कानून वापस नहीं होगा। ये कानून वापस नहीं लेंगे, क्योंकि उनका एक ही एजेंडा है कि जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई, तुम कुछ भी करो। ब्रह्मास्त्र। हाँ, उनके पास एक ब्रह्मोस्त्र है। हाँ। और वो डायरेक्ट मान लीजिए कि उन्हीं के पास है, वो किसी के पास नहीं है। जैसे महाभारत में जो हुआ था कि कर्ण दानवीर कर्ण था। हाँ। दानवीर कर्ण जी। उसी तरीके से इस सरकार में आप बात समझ रहे हैं, कर्ण के हिसाब वाले सिस्टम चल रहा है भैया। हम लोग ड्राइवर हैं, हम हालांकि गाड़ी चलाते थे 60 70 80 छल करके कवच ले लेना। नहीं, वो सूर्य पुत्र कहा जाता था, सूर्य पुत्र थे। तो वही ड्राइवरों के साथ हुआ। लाइसेंस है मगर आपको जेल जाना है। मैं सभी ड्राइवर भाइयों से कहना चाहता हूँ, मेरा नाम विमल तिवारी है, कन्नौज का रहने वाला हूँ। भाइयों, लाइसेंस जो है वो 10 साल के लिए वैलिड की गई, 5 साल के लिए की गई, रिन्यूअल कराई गई, सब कुछ काम होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर जेल जाना कन्फर्म कर दिया गया तो लाइसेंस की कोई वैल्यू नहीं। आरटीओ से कह दीजिए, आरटीओ आप गाड़ी चेक करते हैं, किस लिए करते हैं? कि आई लोग करते हैं, क्यों करते हैं? ना करें ना, प्रशासन हटा दीजिए पीछे। भाई ड्राइवर गाड़ी लेके जा रहा, जाने दीजिए उसको। मरेगा तो 10 साल जाएगा और 7 लाख रुपए देगा। लेकिन सरकार से ये पूछना चाहिए कि वो गाड़ी क्यों चला रहा है यार? बेबसी में कोई चला रहा है, कोई मजबूरी में चला रहा है। सरकार ये चीज़ समझे कि अगर वो 7 लाख रुपए देता तो वो गाड़ी क्यों चलाता? वो एक खुद की गाड़ी खरीद लेता। कहीं ना कहीं कानून वापस होना चाहिए। ये चीज मैं तो अपने मुंह से कहूँ या आप स्वयं में कहें कि वापस होगा ही नहीं, तो कहने से क्या वापस मतलब? होगा नहीं। ये जीव है, इसको उठा के आप पटक दो और फिर अंदर जाओ, खाना खाओ, सो जाओ। कहीं ना कहीं लोग बाग सोचते हैं कि भाई 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का प्रावधान जो रखा गया है उसको भुगतने से अच्छा है कि हम गाड़ियाँ न चलाएं। ये चीज एक बात हमें और कहनी है, सभी ड्राइवरों भाइयों से कहना है कि आपसे अगर एक्सीडेंट होता है, जैसे आप 4 व्हीलर लेके जा रहे हैं, आप ट्रक से टकरा गए, आप गाड़ी से उतरिए, ट्रक के नीचे घुस जाइए, आप खत्म होइए। फिर वो ट्रक वाला जो आपको मार चुका है वो उतरे, दूसरे के नीचे घुस जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि घुसते रहो, तुम मर गए कहानी खत्म। वो झेलेगा, वो मर गया तो वो झेलेगा। तो ये चक्का ऐसे ही बढ़ता रहे तो ज़्यादा वेस्ट रहेगा सरकार के लिए। क्योंकि भाई यार 7 लाख 10 साल बीवी बच्चे अनाथ हो जाएंगे, घर वाले भीख मांगने लगेंगे। यानी कहीं ना कहीं मृत्यु होनी है, चाहे कोई भी हो। चलिए ठीक है, हम भैया से बात अगर कभी हुआ तो मैं अपनी गाड़ी से उतर के ऑन द एक्सपोर्ट, मैं ये कह रहा हूँ सोशल मीडिया पे, मैं ऑन द एक्सपोर्ट दूसरी गाड़ी के नीचे जाऊँगा। अगर हमसे कभी हुआ, मैं ड्राइवर आदमी हूँ और रियल बात कह रहा हूँ, मेरे से कभी भी हुआ, मैं ऑन द एक्सपोर्ट दूसरी गाड़ी के नीचे जाऊँगा उतर के। क्योंकि मैं 10 साल अंदर जाऊँगा नहीं और 2 मिनट का काम है, ऑन द एक्सपोर्ट खत्म हो जाऊंगा। फिर वो झेलेगा जो हमको मारेगा।
ऑन द एक्सपोर्ट। सुन रहे हैं दोस्तों, ये है चालकों की व्यथा। आप सुन पा रहे हैं किस तरह से लोग बाग अपनी बातों को बड़ी बेबाकी के साथ हमारे सामने रख रहे हैं। भैया हैं, थोड़ा सा हम भटक गए थे बीच में, एक भाई साहब थे, उनसे बातचीत करने लगे। भैया से बातचीत करें कुछ मुद्दों पर। तो ये बताइए भैया, जैसे कि माहौल तो इस समय देख रहे हैं कि सियासी गर्माहट लोकसभा चुनाव से पहले जो है शुरू हो गई है। ऐसे में अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है कि भगवान श्री राम का, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? भगवान राम के नाम पे सिर्फ वोटों की वसूली की जा रही है और कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान राम पहले भी वहाँ थे। वो बात अलग है, झोपड़े में रह रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी ने कहा हमारे लिए महल बनवाओ जी। जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहा है, आप उसके लिए क्या बनवा सकते हो? जो ये 38,000 करोड़ 11,000 करोड़ रुपया जो आप लगा रहे हो, एक बढ़िया सा उनके लिए भव्य छोटा सा मंदिर बनवा देते, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती, लोग आते, दर्शन करते, चढ़ावा चढ़ता, उससे निर्माण होता रहता। यही पैसा आप देश के अस्पतालों में लगाते, ऑक्सीजन प्लांट लगाते। जब आपके देश पे विपत्ति आती, लोग बीमार पड़ते कोरोना काल जैसे, तो आपको कम से कम इतनी मौतें तो नहीं देखनी पड़ती, लोगों को ऑक्सीजन मुहैया होती। वो तो आपसे कराए ना। आप मूर्तियाँ बनवा रहे हो 300 करोड़ की, 38 करोड़ पल्ले पटेल की, इधर उधर मूर्तियाँ बनवा रहे हो, ये क्या मतलब है? पैसा क्या आपके बाप का है क्या? पैसा उस गरीब किसानों का है जो 5,000 के आलू की लागत लगा के एक महीने एक खेत में 2,000 रुपये बीघे का आलू बेच रहा है, उसका पैसा है। तो क्या लगता है भैया, जिस तरह से अयोध्या में इस समय आस्था का उत्सव चल रहा है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? आस्था के नज़रिए से या फिर राजनीति के नज़रिए से? देखो, आस्था हमारी भी है, आपकी भी है, सबकी है। आस्था दिल में है, लेकिन ये जो इस समय लोग हमारे शास्त्रों में लिखा है कि किसी भी मंदिर का पूरा निर्माण हुए बिना प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। अभी मंदिर का निर्माण हुआ नहीं है, चुनाव आ रहा है, इसलिए आप ज़बरदस्ती प्राण प्रतिष्ठा किए जा रहे हैं। हो सकता है उसके परिणाम आपको नेगेटिव देखने को मिले। अच्छा, आप पॉजिटिव लगा के बैठे, हो सकता है नेगेटिव देखने को मिले आपको। अच्छा, ये भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, चारों शंकराचार्य जो नहीं आ रहे हैं, जो कि सनातन धर्म के बड़े रक्षक कहे जाते हैं, वो नहीं आ रहे हैं, उनकी नाराजगी का क्या कारण हो सकता है? सबसे बड़े शंकराचार्य मोदी जी जा तो रहे हैं भाई, इस समय सबसे बड़े शंकराचार्य वही हैं। तो अभी हाल ही में खबर सामने आ रही है, आपने सुना नहीं होगा कि उनको यजमानी से बाहर कर दिया गया, वो मुख्य यजमान नहीं बनेंगे। अरे ये तो सब फिर आपने वही बात कर दी। आपने देखा है बच्चा रोता है, चुप नहीं होता चिल्लाने से। और नहीं, जो तो बहुत रो रहा है तो लॉलीपॉप लगा के मुंह में लगा देते हैं, थोड़े चूसता रहेगा। तो पब्लिक को एक लॉलीपॉप दे दिया कि वो मुख्य बयानी नहीं कर रहे हैं। अरे काम तो सब वही होंगे। अरे हम तो कह रहे हैं एक कदम वो पहले नहीं रखेंगे, दूसरा पहला रख देगा, बाद में तो पीछे से सब काम वही करेंगे। और आप भी हैं, हम भी हैं, आप जाके देखना, कवर करना जी। अच्छा, वहीं पर ये कहा जा रहा है कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होते हैं तो अपनी पत्नी यशोदाबेन के साथ आएँ। आपकी क्या राय? मेरी भी राय यही है, क्योंकि बिना जोड़े के पूजा की नहीं जाती हिंदू शास्त्रों में, की नहीं जाती नहीं। और दूसरी बात यह है कि लोग ये कहते हैं कि उन्होंने घर त्याग दिया, पत्नी त्याग दी, ये त्याग दिया, संत है। तो संत हैं तो संत को इतने महंगे कपड़े, इतने अच्छे जहाज पे रहने की क्या जरूरत है? इतनी सिक्योरिटी क्या जरूरत है? अच्छा, मैं हर जगह सुनता चला आया हूँ, सबको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कपड़ों से ही एलर्जी है। क्या दिक्कत है? हम कहते बस कपड़ा ही कपड़ा तो है उनके पास, और है क्या विचार? करोड़ों रुपए के कपड़े रोज पहनते हैं, किसानों का पैसा उनके बाप का नहीं है। किसानों की जमीन उनसे पूछो, हम भी जागते हैं रात भर, गायों को भगाते हैं, तब कहीं जाके फसल तैयार हो पाती है। वो तो आराम से बैठ के पिज़्ज़ा बर्गर और सब खिचड़ी हो देसी घी डाल खाते हैं चांदी के बर्तनों में। किसान जो दिन रात मेहनत करता है ज़मीन इस तरह, आप भी किसान हो, आप भी जाके देखो इस ठंड में कैसे किसान पानी लगाता है, गायों कैसे भगाता है। वो दर्द झेलो, ज़मीन स्तर पे जाके कोई आता है? कोई नहीं आता। बहुत दर्द है लोगों में। किसान टूटी चप्पल पहनता है, रात को जाता है, बच्चों के लिए करता है, पढ़ा नहीं पाता ढंग से, और उसी की चीज़ों से लोग करोड़पति हो रहे हैं। अभी सरकार की मुहिम चल रही है कि गरीबी मुक्त भारत होगा, यानी कि भारत से गरीबी ही दूर हो जाएगी, तो धीरे धीरे सब होगा। गरीब मुक्त भारत होगा, गरीबी नहीं होगी। गरीब आदमी भूखों से मर जाएगा तो गरीब मुक्त भारत हो जाएगा। गरीबी थोड़ी मुक्त हो रही है। अच्छा, आप बताओ ना हमें। आप नहीं जा रहे हैं अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में? राम जी तो हमारे दिल में है, और कोई अभी से थोड़ी राम का देश है। राम का देश युगों से चला आ रहा है। वो तो चुनाव का फंडा है। डमरू बजाया डमरी वाले ने, अब डमरू बजाया। अब जितने भी, जैसे नहीं गांव पहले मंदारी आता था, लोग इकट्ठा करने के लिए क्या करता, डमरू बजाता था 10 मिनट, कभी तेज कभी धीरे, कभी तेज कभी धीरे। जब तेज बजाता लोगों को कान तेज सुनता कोई आया है, और आज सब भीड़ इकट्ठी हो जाती तो अपना जादू दिखाना चालू कर देता था।
तो जादू में क्या, उनने का सांप निकाला है, चाहे कोई रस्सी हो लेकिन लोग कहेंगे हाँ सांप ही ये फड़क रहा है। तो वो सिस्टम है मोदी जी का। मोदी इस टाइम डमरू बजा रहे हैं अयोध्या के नाम पे।